नमस्ते बच्चों। हमने अपना कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का छठा पाठ शुरू किया था, जिसका नाम है भारत और विश्व। इसमें हमने भारत के विदेश नीति के तत्व, असंलग्नता का तत्व और भारतीय विदेश नीति पर प्रभाव डालने वाले घटक अर्थात कारक, इनकी जानकारी ली है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे भारत के विश्व के साथ संबंध किस तरह से हैं। तो इस तरह से हम इस मुद्दे में भारत के पड़ोसी देश होंगे या फिर विश्व के अन्य देश हैं, उनके साथ भारत के संबंधों की चर्चा करेंगे। प्रत्येक देश की अपनी एक निश्चित विदेश नीति होती है और उस विदेश नीति के माध्यम से वो देश अन्य देशों के साथ अपने संबंध प्रस्थापित करता है। तो इसी तरह से भारत ने भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनी विदेश नीति निश्चित की है और इसके आधार से अन्य देशों से अपने संबंध निर्धारित किए जाते हैं। सामान्यतः किसी भी देश के लिए अपने पड़ोसी के साथ संबंध अच्छे होना या फिर युद्धजन्य होना, ये सब बातें बहुत ही मायने रखती हैं। इसी तरह से महाशक्तियों के साथ भी अच्छे संबंध रखना आवश्यक होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 3 बड़े राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध देखेंगे और भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत के संबंधों की यहाँ पर समीक्षा करेंगे। तो देखते हैं प्रमुख महासत्ता अथवा महाशक्तियाँ। आपको पता ही है कि शीत युद्ध के समय अमेरिका 2 महाशक्तियों में से एक महाशक्ति थी। पता है, सोवियत रूस और अमेरिका, ये 2 महाशक्तियाँ शीत युद्ध के काल में उभर के आई थी। और जब सोवियत रूस का विघटन हो गया तो सोवियत रूस का जो प्रभाव है विश्व में वो समाप्त हो गया और 21वीं शताब्दी में सोवियत रूस के उत्तराधिकारी के रूप में केवल रूस, ये जो देश हैं, वो एक प्रभावशाली देश के रूप में उसका उदय हुआ है। और उसी समय देखिए चीन भी एक बड़ी शक्ति के रूप में माना जाता था। चीन का भी 21वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण सत्ता के रूप में उदय हुआ है। तो इस तरह से 21वीं शताब्दी में जिन नई शक्तियों का उदय हुआ उसमें से भारत भी एक बड़ी शक्ति है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे भारत और अमेरिका के संबंध किस तरह से थे। भारत के स्वतंत्रता के समय अमेरिका के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि अटलांटिक जो सनद है, तो इस सनद के वार्ता के समय उस अमेरिका के तत्कालीन प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ये उपस्थित थे और शीत युद्ध की घटनाओं को लेकर भारत और अमेरिका के विचार एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। क्योंकि आपको पता है कि भारत ने अमेरिका और सोवियत रूस में से किसी भी एक गुट में सम्मिलित होने से बिल्कुल इनकार किया था और हमने असंलग्नता का मार्ग अपनाया था। इसलिए अमेरिका के साथ उस समय अपने संबंध अच्छे नहीं थे, तो अपने संबंध तनावपूर्ण थे। जब हंगेरी और चेकोस्लोवाकिया, इनके मध्य संकट के समय भारत द्वारा व्यक्त किया गया स्वतंत्र अभिप्राय और वियतनाम में अमेरिका का जो हस्तक्षेप है, उस हस्तक्षेप का भारत ने बिल्कुल निषेध किया था और इसी वजह से अमेरिका भारत पर नाराज़ था। तो दूसरी ओर कश्मीर की समस्या को लेकर हमेशा अमेरिका की भूमिका भारत के विरोध में रही है और 1970 के दशक में अमेरिका, पाकिस्तान और चीन, इनके बीच बहुत ही निकट के संबंध बढ़ने लगे हैं। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की साइड अमेरिका लेता था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उस समय 1970 के दशक तक भारत और अमेरिका, इनके संबंध अच्छे नहीं थे। किंतु देखिए, सोवियत रूस का विघटन हुआ और शीत युद्ध की समाप्ति हुई। उस समय भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार नहीं आया। उस समय भारत को स्पेस रिसर्च के लिए सहायता अमेरिका ने नहीं बल्कि रूस ने दी है। अमेरिका ने रूस पर दबाव डाला था कि भारत को सहायता न करें, किंतु 1998 में भारत ने जब दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया
तो अमेरिका ने भारत पर कुछ निर्बंध थोपे थे। उस समय सोवियत रूस ने हमें मदद की थी। सिर्फ रूस ने हमें मदद की थी। रूस के और भारत के संबंध अच्छे थे, पर परमाणु परीक्षण के समय अमेरिका ने और आर्थिक निर्बंध भारत पर लादे हैं। फिर 20वीं शताब्दी के समय भारत और अमेरिका के संबंध का जो स्वरूप है धीरे धीरे बदल गया। उस समय अमेरिका के अध्यक्ष जॉर्ज बुश, इन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी और भारत ने फिर इस बात का समर्थन दिया था। कश्मीर को लेकर अमेरिका की भूमिका धीरे धीरे बदलती गई, वो भारत के अनुकूल होने लगी और पाकिस्तान में स्थित जो आतंकवादी गुट हैं उन्होंने जो 2001 में भारत की संसद पर हमला किया था और उस समय अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी थी और कहा था कि सीमा पार का आतंकवाद को पाकिस्तान समर्थन नहीं देगा, वो समर्थन तुरंत बंद करें। फिर 2008 में भारत और अमेरिका के बीच एक संधि हुई, परमाणु सहयोग संधि। ये प्रश्न देखिए आपको स्वाध्याय में पूछा गया है और इस संधि ने दोनों देशों के संबंधों को नया मोड़ दिया। तब प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2008 में परमाणु संधि अमेरिका और भारत के बीच हुई थी। तब से अमेरिका और भारत के संबंधों में सुधार आए हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। तो इस तरह से अमेरिका के लिए भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण सहयोगी क्षेत्र बना है। तो भारत के लिए अमेरिका का स्रोत और व्यापार क्षेत्र में बड़ा साझेदार है। यानी भारत के इंडो पैसिफिक क्षेत्र का महत्व अमेरिका को था, तो भारत को व्यापार के लिए अमेरिका की सहायता आवश्यक थी। तो इसीलिए दोनों देशों के संबंध परस्पर पूरक होने लगे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इन दोनों देशों में संरक्षण विषयक संबंधों में निरंतर वृद्धि होती हुई हमें बाद में दिखाई देगी। भारत अमेरिका जापान और भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया ऐसे जो देश हैं वह सब एकत्रित आए हैं। बहुमुखी मंचों पर ये सब देश परस्पर सहयोग के लिए खड़े हुए हैं। तो इस तरह से हमने भारत और अमेरिका के संबंध में देखा कि शीत युद्ध के बाद भारत और अमेरिका के संबंध इतने अच्छे नहीं थे, किंतु 2008 में जब भारत ने अमेरिका से परमाणु संधि की तो भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार आने लगा है। तो इस तरह से हमने भारत की जो अन्य देशों के संबंधों में अमेरिका के साथ संबंधों की जानकारी ली है। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि भारत और रूस के, सोवियत रूस और आज का रशिया, तो इनके संबंध कैसे थे हम देखेंगे। भारत और सोवियत रूस, शीत युद्ध के समय में सोवियत रूस के भारत के संबंध सबसे अधिक स्थायी रहे हैं। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के भारी उद्योगों की निर्मित के लिए सोवियत रूस ने हमेशा भारत को मदद ही की है और सोवियत रूस ने प्रौद्योगिकी के सहित कम ब्याज पर ऋण भारत को प्रदान किया है। यानी हमें जब ऋण लेने की ज़रूरत महसूस हुई थी तो कम ब्याज पर हमें सोवियत रूस ने ऋण दिया है, यानी कर्जा दिया है। भारत के सुरक्षा दलों को महत्वपूर्ण शस्त्रास्त्रों की आपूर्ति करने का योगदान भी सोवियत रूस को जाता है और उनमें से कई शस्त्रास्त्रों की निर्मित करने के लिए सोवियत रूस ने भारत की मदद की है। तो इस तरह से सोवियत रूस और भारत, इन दोनों देशों के साथ के जो संबंध थे वो अच्छे थे और कुछ समझौते भी इन दोनों देशों में हुए हैं। तो उसमें देखिए 1971 में भारत और सोवियत रूस इनके बीच मित्रता संधि हुई थी। ये एक महत्वपूर्ण हम बदलाव कह सकते हैं। फिर बाद में देखिए 1991 में सोवियत रूस का विघटन हुआ। तो उस समय जो सोवियत रूस के विघटन के बाद रूस का उदय हुआ है और रूस के माध्यम से हम जो भारत के संबंध हैं वो
नवनिर्मित रूस था वो, इसलिए उनके साथ अच्छे संबंध नहीं रहे जितने सोवियत रूस के साथ अच्छे संबंध थे। फिर उसमें भी परिवर्तन होने लगा है। 1990 के दशक के अंत में इन संबंधों में बाद में सुधार होने लगे हैं। उस समय देखिए सुखोई, यह जो युद्धक हवाई जहाज़ है, और ब्रह्मास्त्र क्षेपणास्त्र हैं, इनके संयुक्त उत्पादन के लिए रूस ने भारत के साथ समझौता किए। यानी सोवियत रूस और भारत इन दोनों ने मिलकर सुखोई ये हवाई जहाज़ है, युद्ध हवाई जहाज़, और ब्रह्मास्त्र ये जो क्षेपणास्त्र हैं, इनके निर्मित के लिए दोनों देशों ने एकत्रित प्रयास किया है। उस समय देखिए कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये जो प्रकल्प है, इसके लिए परमाणु भट्टी देने के लिए सोवियत रूस राजी हुआ। फिर इसके साथ रूस ने अपना एडमिरल गोर्शकोव नामक ये जो युद्धपोत है वो भी भारत को बेचा था, जो आज देखिए INS विक्रमादित्य नाम से भारतीय नौसेना में वो कार्यरत है। रूस से भारत के जो संबंध है वो दिन ब दिन सुधरते गए हैं। फिर शस्त्रास्त्र, आज भी हम देखेंगे कि शस्त्रास्त्रों के निर्मित की नींव हम रूस के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी हमारे जो क्षेपणास्त्र होंगे या फिर परमाणु परीक्षण के लिए सहायता है, इसे रूस ने हमें सहायता की है। इसके अतिरिक्त रूस ने साखालिन 1 तेल क्षेत्र में भारत के साथ निवेश किया है, और इस निवेश के वजह से भारत की ऊर्जा की आवश्यकता है वो परिपूर्ण होने लगी है। तो इस तरह से जितने अपने अमेरिका के साथ संबंध पहले तनावपूर्ण थे, उतने सोवियत रूस के साथ भी नहीं थे, और नवनिर्मित रूस के साथ भी नहीं थे। सिर्फ जब नवनिर्मित रूस की निर्मित हुई तब हमें दोनों देशों के संबंधों में सुधार लाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगा, पर रूस ने हमेशा भारत की मदद की है। फिर वो शस्त्रास्त्रों की निर्मित में होंगी, आकाश संशोधन में होंगी, तो भारत और रूस के संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि भारत और रूस संयुक्त डाक टिकट भी यहाँ पर प्रकाशित किया गया था। तो इस तरह से रूस और भारत के संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। अब हम देखेंगे भारत के चीन के साथ किस तरह से संबंध थे। आज भी चीन के साथ अपने संबंध इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि चीन ने जो 1962 में भारत पर आक्रमण किया था, आज भी सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिक की चकमक चलती ही रहती है। तो फिर भी चीन एक विश्व का महासत्ता देश है, तो इसके लिए हमें भारत और चीन के संबंधों की जानकारी लेना आवश्यक है। 1949 में चीन ने साम्यवादी क्रांति हुई है। तो ये जो साम्यवादी क्रांति के बाद साम्यवादी अर्थात कम्युनिस्ट चीन को स्वीकृति देने वाले प्रारंभिक कुछ देशों में एक भारत भी था। फिर उसके बाद दोनों देशों में मित्रतापूर्ण संबंध प्रस्थापित हुए। 1949 की बात है ये। 1954 में इन दोनों देशों के बीच में व्यापार के लिए सहयोग समझौते हुए, और इसका परिणाम यह हुआ भारत द्वारा तिबेट पर चीन के प्रभुत्व को स्वीकृति दी गई। मतलब व्यापारी समझौते के कारण तिबेट पर जो चीन का प्रभुत्व था वो भारत ने स्वीकार किया। लेकिन 1950 के दशक के अंत में यानी 1962 में देखिए भारत और चीन के संबंध में तनाव निर्माण होने लगा। इसका एक कारण था सीमा विवाद। तो भारत और चीन का जो सीमा विवाद था वो बढ़ता ही गया है। तो यहाँ पर भारत के लद्दाख क्षेत्र में अक्साई चीन का प्रदेश और पूर्वोत्तर में नेफा अर्थात आज का जो अरुणाचल प्रदेश है इसका समावेश था। तो चीन ने क्या किया है, ये दोनों प्रदेशों पर अपना दावा, अपना प्रभुत्व प्रस्थापित किया है, और इस विवाद को चलते ही भारत और चीन का 1962 का
युद्ध हुआ है। देखिए, भारत बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार नहीं था। हिंदी चीनी भाई भाई ये नारे लगाए जाते थे। चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया है और इसमें भारत की पराजय हुई है और भारत का बहुत बड़ा नुकसान इसमें हुआ है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि भारत और चीन के बीच की जो मतभिन्नता है वो तिब्बत को लेकर बढ़ती ही गई है। किंतु देखिए, बाद में भारत ने दलाई लामा, ये जो महत्वपूर्ण नेता हैं चीन के, इनको राजनीतिक शरण दी है और इस वजह से चीन ने भारत की आलोचना की है। इस वजह से फिर से भारत और चीन के संबंध यहाँ पर बिगड़ गए हैं। फिर 1976 में भारत की और चीन के बीच फिर से राजनीतिक संबंध प्रस्थापित किए गए हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे हमारे मोरारजी देसाई और राजीव गांधी। इनके कार्यकाल में चीन के साथ संबंध सुधारने का प्रयास हमने किया है, पर सीमा विवाद सुलझाने के लिए यहाँ पर दोनों देशों के बीच एक नियंत्रण रेखा प्रस्थापित की गई है। जो सीमा रेखा, उसको मैकमोहन सीमा रेखा कहते हैं, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा। तो फिर भी यहाँ पर शांति तथा सद्भावपूर्ण वातावरण बनाए रखने का एक प्रयास किया गया, एक समझौता किया गया, पर इतने दोनों देशों में संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। फिर 21वीं शताब्दी में भारत और चीन के संबंधों का स्वरूप फिर अत्यंत तनावपूर्ण, अत्यंत जटिलतापूर्ण होने लगा है। दोनों देशों के बीच का सीमा विवाद अभी तक हल नहीं हुआ है और इसके लिए बार बार सीमावर्ती भागों में चकमक होती ही रहती है। भारत के सिक्किम राज्य का नाथुला मार्ग, ये जो है चीन और भारत, इन दोनों राज्यों के व्यापार के लिए खुला किया गया था। पिछले 2 दशकों के बीच दोनों देशों में व्यापारिक संबंधों में फिर भी वृद्धि हुई है। चीन भारत के सबसे बड़े व्यापारी समझौते का एक देश बना है। फिर भी देखिए, चीन का कुछ भरोसा नहीं है। चीन ने उस समय ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना बनाई थी बेल्ट एंड रोड को लेकर। भारत को कुछ आकांक्षाएं इस योजना के लिए थी और इसके बाद भी विश्व व्यापार संगठन और पर्यावरण परिवर्तन संबंधी होने वाली जो भी चर्चाएं हैं, उसमें भारत और चीन एक दूसरे के साझेदार रहे हैं। परंतु चीन का पाकिस्तान को समर्थन देना, ये जो है भारत के लिए समस्या बन गई है। तो इस तरह से हमने भारत और चीन के संबंधों की जानकारी यहाँ पर ली है। ये जो 3 देश हैं, इन तीनों देशों के साथ आज भी भारत के संबंध मित्रतापूर्ण हुए हैं अमेरिका और रूस के साथ। पर चीन के साथ आज अगर हम देखेंगे कि हमने जो कोरोना के समय चीन पर जो व्यापारिक प्रतिबंध ये किए हैं, इस वजह से चीन थोड़ा सा भारत से नाराज़ है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दोनों देशों में व्यापारिक संधियाँ हुई हैं। संबंध सुधारने का प्रयास दोनों देशों के राजनीतिक नेता कर रहे हैं। हम अपने अगले लेक्चर में भारत एक उभरती शक्ति, ये पॉइंट देखेंगे।